हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है एमफी के चेयरमैन नवनीत मनोज जी। सर, जी मीडिया पे आपका बहुत स्वागत है। हम आपसे समझना चाहेंगे आज आपने मुंबई में समिट पूरा हुआ, किस तरह से इसके हाइलाइट्स रहे हैं सर? तो एमफी का समिट 2025 का इस बार था कि विकसित भारत के लिए 140 करोड़ भारतवासियों को कैसे फाइनेंशियल वेलबींग की तरफ बढ़ाया जा सके। माननीय कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्री पीयूष गोयल जी ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के कार्य की सराहना करी और लेकिन साथ ये भी कहा हमें अभी बहुत आगे जाना है। प्रधानमंत्री का जो विकसित भारत का एक सपना है 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र बने, लेकिन उसमें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का क्या योगदान रह सकता है, किस तरह से हम हर घर तक उस खुशहाली को समृद्धि तक पहुंचा सकें। एसआईपी के माध्यम से नियमित रूप से निवेश करके भारत की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेशन बढ़ सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का। तो उन्होंने उसे सराहा और हमको ये भी कहा कि हमें हर व्यक्ति को फाइनेंशियल लिटरेसी, इन्वेस्टर एजुकेशन, इन्वेस्टर अवेयरनेस पर अपना कार्य जारी रखना चाहिए। और जितने भी स्पीकर्स थे, अरुंधति मैम थी, श्री अमरजीत सिंह सेबी के होल टाइम मेंबर, और बाद में इवन पीवी संधू, जिन पर हमें गर्व है, एक बैडमिंटन चैंपियन भारत की महान लड़की, उनके भी जो संदेश थे स्पोर्ट्स के फील्ड से क्या सीखा जा सकता है। और हमने हमारे हज़ारों डिस्ट्रीब्यूटर्स और एडवाइजर्स जो भारत में हैं, उनमें से कईयों को पुरस्कृत करा बहुत बेहतरीन काम करने के लिए। सर, आपकी स्पीच के दौरान हमने देखा कि फाइनेंशियल लिटरेसी पे सबसे ज़्यादा फोकस रखा गया था और इसी क्रम में हम देखें कि आपने किसानों तक जो है बहुत अपने कदम बढ़ाए फाइनेंशियल लिटरेसी में। क्या है सर, पूरा उद्देश्य क्या है? बिल्कुल। गुजरात में जो कोऑपरेटिव मॉडल है, जिसके जरिए एक श्वेत क्रांति आई, वाइट रेवोल्यूशन आया कि डेयरी में आज भारत एक आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि एक एक्सपोर्टर कंट्री बना है। तो वो सब जो जितने भी डेयरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हमारे किसान भाई बहन हैं, उन लोगों की इनकम तो बहुत बड़ी है, लेकिन उस बचत को वो किस तरह से अच्छे तरीके से निवेश कर सके। तो हमारी एमफी की अब बहुत कोशिश रहेगी कि हम फाइनेंशियल लिटरेसी के कैंपेन चलाएं, हम फाइनेंशियल लिटरेसी को वहाँ पर किसानों में बढ़ाएं और उनको देश में निवेश करके अपनी ना सिर्फ उनकी समृद्धि में उनकी समृद्धि बढ़ सके, पर भारत की समृद्धि की यात्रा में उनका भी पार्टिसिपेशन बने। सर, आपने विजन डॉक्यूमेंट जो है विकसित भारत एट 2047 लॉन्च किया, क्या हाइलाइट्स हैं, किस तरह के रोड मैप है सर? तो वही विजन है कि भारत में आज जो इंडस्ट्री है उसने पिछले 10 वर्षों में कई प्रगति करी है। पिछले कई दशकों का इतिहास रहा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, लेकिन अगले 25 साल में जब भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा तो किस तरह से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अपना योगदान दे सकती है कि जो रिटेल सेविंग्स हैं, जो भारत के हर हाउस होल्ड की सेविंग है, उसको धीरे धीरे चैनलाइज करके कैपिटल फॉर्मेशन के लिए तो राष्ट्र के विकास में हमारा योगदान रहे। और दूसरी तरफ हर घर में एसआईपी से जुड़कर, हर घर में निवेश से बराबर जुड़कर उसको हम किस तरह से सब जगह पहुंचा सकें। तो टेक्नोलॉजी को कैसे लेवरेज करें, ट्रेनिंग को हम कैसे बढ़ाएं, किस तरह से हम ट्रांसपेरेंसी हमारे प्रोडक्ट्स की बढ़ाते रहें। तो उन सब पर एक विजन डॉक्यूमेंट था अगले 25 साल के लिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए। जी। सर, अगर बात की जाए मार्केट की, अगर तो काफ़ी दिनों से मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिस तरह से जो निवेशक हैं वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक माहौल में हैं। उन निवेशकों को किस तरह की सलाह देंगे आप? नहीं, बिल्कुल, पिछले 3-4 वर्षों में बाज़ार में बड़ा करेक्शन देखने को नहीं मिला था। बाज़ार एक तरफ़ा तेज़ी में था। हमने हमेशा कहा है कि बाज़ार में उतार चढ़ाव होना, बाज़ार में घटा-बढ़ी होना बाज़ार की प्रकृति है, और ये जो करेक्शन है ये काफ़ी समय से अपेक्षित था, लेकिन हमने देखा पिछले 3-4 महीनों में हमने करेक्शन देखा बाज़ार में। एक हेल्दी करेक्शन है, और लेकिन जो नियमित रूप से निवेश करते हैं लंबे समय के लिए, उन निवेशकों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो एसआईपी के जरिए निवेश करें उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लंबे समय में भारत के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है, सुदृढ़ है, उन्हें निवेश करता रहना चाहिए। लेकिन साथ में ही जैसे हम हमेशा रिस्क को हाईलाइट करते रहते हैं, शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं अगर निवेशक जब बाजार में बहुत ज़्यादा तेज़ी होती है तो उस समय पर उनकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं बाज़ार से। अगर आप शेयर बाज़ार में पैसा लगा रहे हैं, इक्विटी मार्केट में लगा रहे हैं म्यूचुअल फंड के जरिए, तो हमेशा एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से पैसा लगाना चाहिए, एसेट एलोकेशन पर ध्यान देना चाहिए और नियमितता बनाए रखनी चाहिए। सर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की अगर बात की जाए तो एफआईआईज और डीआईआईज में एक तगड़ा कंपटीशन देखने को मिल रहा है सर, आप उसे कैसे देखते हैं? नहीं, आज भी अगर आप देखें ओवरऑल ओनरशिप एफआईआई की बहुत बड़ी है भारत के बाज़ारों में, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हमने देखा है कि भारत के जो घरेलू निवेशक हैं उनका पार्टिसिपेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उनकी ओनरशिप बढ़ गई है। जब वैल्यूएशन थोड़े अच्छे लगेंगे, बाज़ार में थोड़ा प्राइस करेक्शन हो गया, थोड़ा टाइम करेक्शन और हो जाए, उसके बाद मुझे विश्वास है कि विदेशी निवेशक भी भारत की तरफ वापस रुझान करेंगे।
सर जाने से पहले आखिरी सवाल, जो नए इन्वेस्टर्स हैं या जो जेन ज़ी कहा जाए, उनके लिए किस तरह की सलाह होगी? क्योंकि हम देखते हैं लोग सुबह खरीदते हैं, शाम को बेचते हैं, उसे ट्रेडिंग समझते हैं। तो सेबी की काफ़ी स्टडीज़ आई हैं जिसमें दिखाया गया है कि ज़्यादातर निवेशक करीब करीब 90% के आसपास निवेशक एफ एंड ओ में लॉस करते हैं। शायद इंट्राडे ट्रेडिंग में भी कुछ 70% या ऐसा कुछ नंबर था जो लॉस करते हैं। हमारा तो हमेशा यही कहना है कि अनुशासित रूप से, नियमित रूप से एक अच्छे तरीके से म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करना चाहिए, एसआईपी के जरिए हर महीने निवेश करना चाहिए। और बाज़ार में शॉर्ट टर्म में पैसे बना लेना वो तेज़ी बाज़ार में ईजी लगता है, लेकिन जब बाज़ार में इस तरह का करेक्शन आता है तो एक सभी को एक संदेश जाता है कि लॉन्ग टर्म का व्यू लेकर ही निवेश करना चाहिए। सर हमसे बात कर अपना समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।